स्टूडेंट, आज हम मूल अधिकार पढ़ेंगे और मूल अधिकार का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और मूल अधिकार में लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे और फिर उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। कुछ चीज़ें पिछली क्लास वाली भी आएगी। और मूल अधिकारों के बारे में यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार कितने प्रकार के थे, शुरुआत में संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, भारत में इनकी डिमांड करने वाले कौन कौन से लोग थे खास। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अनुच्छेद वाइज किसमें क्या प्रावधान किया गया है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और विद एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कौन सा अधिकार कहाँ अप्लाई होता है। किताबी लैंग्वेज से हटकर चलना है और समझने की कोशिश करना है। कॉन्सेप्ट एक बार बन गया तो जीवन भर इनको आप भूलोगे नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। और मूल अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में है, सबसे पहले आप ये देखिए। यहां संविधान का पार्ट आता है थर्ड, भाग कौन सा है 3, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि कंट्री कोई भी देश होता है और उसके नागरिकों ने देश का निर्माण किया है। जब नागरिक देश का निर्माण करते हैं तो क्यों करते हैं? उनको सुविधा चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कंट्री के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। और फिर जो है हमारी सुविधाओं और विकास के लिए डीपीएसपी होते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व है, ये नागरिकों को मिलते हैं। और बदले में नागरिक देश को क्या देते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। नागरिक देश के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं और देश नागरिकों को अधिकार और निर्देशक तत्व उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स जो है हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये कह रहा है कि इनेट राइट टू कंप्लीट सिक्योरिटी एंड लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देखो एक छोटा सा ह्यूमन बॉडी जो है अभी अभी संसार में आया है और छोटा जो है क्यूट बच्चा कितना अच्छा है देखो। तो ये जो बॉडी है इसकी पूरी सुरक्षा और इसकी स्वतंत्रता के लिए जन्मजात मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। और यह कह रहा है कि इंसान के जन्म लेते उसको मूल अधिकार मिल जाते हैं। मूल अधिकार के लिए कोई अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब जो है मैं आ गया हूं संसार में और अब मैं बड़ा हो गया हूं और ये एप्लीकेशन में सरकार को देता हूं और मेरे लिए मूल अधिकार आप जो है स्टार्ट कर दें जो बंद किए हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मूल अधिकार तो जब आपने कदम रखा संसार में, मां के गर्भ से स्टार्ट हो जाते हैं, कदम रखने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी हम कहते हैं बोलचाल में कि जन्मजात प्राप्त होते हैं, यानी कि जन्म लेते ही हमारे अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है कि दे एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एक शब्द आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार की निरंकुशता से बचना, सरकार को अंकुश में रखना, सरकार से जनहित में कार्य करवाना, ये हमारे अधिकार तो है। आज सरकार अगर डरती है तो अधिकारों से डरती है नागरिकों के। नागरिकों को बोलने की आजादी है, विरोध प्रकट करने का अधिकार है और सरकार उनको कम नहीं कर सकती, सरकार उनको हटा नहीं सकती नागरिक अधिकारों को। तो इसलिए ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट, ये निरपेक्ष नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान कहता है कि हम रोक लगा सकते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं है। आपको बोलने की आजादी है लेकिन क्या गाली देने की आजादी है? नहीं ना। आपको बोलने की आजादी है लेकिन क्या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की आजादी है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, पूर्ण नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या निरपेक्ष। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, यानी कि वाद योग्य होते हैं। जस्टिसिएबल बोले तो वाद योग्य, यानी कि इनके आधार पर हम कोर्ट में जा सकते हैं।
न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी के अधिकार का वोलेशन हुआ तो वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, उसे हम कहते हैं वाद योग्य। उसके बाद में देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन द वर्ल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के बारे में लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मूल अधिकारों का जो मैग्ना कार्टा है, वो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के एक शासक थे किंग जॉन, और किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में एक अधिकार प्रपत्र जारी किया था सामंतों के दबाव से, और इस अधिकार प्रपत्र में लिखा कि ब्रिटेन की प्रजा को मैं ये अधिकार उपलब्ध करवाता हूं। ये दुनिया में पहला अधिकार पत्र था, इसलिए ब्रिटेन को नागरिक अधिकारों की जननी कहा जाता है। दुनिया में शुरुआत ब्रिटेन से हुई, लेकिन हमने बात की कि दुनिया का ऐसा देश जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल अधिकार रखे पहली बार, वो कौन सा देश है? वो अमेरिका। इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये भारत के संविधान में भी मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं, और दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिसने संविधान में लिखित रूप से नागरिकों को मूल अधिकार दिए, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। The demand for fundamental rights in India was first by Bal Gangadhar Tilak in the Swaraj Bill 1895। भारत में अंग्रेजों से टकराने वाला पहला आदमी था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत के नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। मूल अधिकारों की मांग करने वाला पहला व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ब्रिटिश काल में जेल जाने वाले पहले राजनेता भी कहलाते हैं, जो अंग्रेजों से टकराए और अंग्रेजों ने उठाकर जेल में डाल दिया। इन्होंने कहा कि एक बार जेल जाने के बाद मेरा जेल का भय समाप्त हो गया, और फिर वो समर्पित हो गए देश की आजादी के लिए। लाल बाल पाल के नाम से जाने गए ये सारे क्रांतिकारी नेताओं ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अभूतपूर्व योगदान दिया था। देखो, विदेशियों ने भी भारतीयों के हित में बहुत बड़े स्तर पर सोचा। आयरिश लेडी, आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट, नाम तो सुना ही होगा, एनी बेसेंट, इन्होंने दक्षिण भारत में 1915-16 में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, स्वराज आंदोलन। और उत्तर भारत में इसी दौरान आंदोलन चला रहे थे बाल गंगाधर तिलक, उसका नाम भी था होम रूल आंदोलन। और इन आंदोलनों में भी इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। डिमांड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस 1927 इन मद्रास सेशन बाय डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष सभी सदस्यों से हस्ताक्षर करवाकर एक प्रस्ताव रखा कि भारतीयों को अधिकारों की आवश्यकता है, भारतीयों को आजादी चाहिए, भारतीयों को अभिव्यक्ति चाहिए, भारतीयों को शिक्षा चाहिए, भारतीयों को व्यापार में समानता चाहिए, भारतीयों को शोषण से और दासता से मुक्ति चाहिए। ये डिमांड थी भारतीयों की, ये भारत की जनता की आवाज थी जो कांग्रेस के मुंह से बोलती थी। तो यहां पर मद्रास सेशन में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। डिमांड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अब यहां कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और सरदार पटेल जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्होंने भी 1931 में मूल अधिकारों की मांग की है, बड़े जबरदस्त तरीके से। मूल अधिकारों के बड़े हिमायती बन गए थे सरदार पटेल। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सरदार पटेल ने लंबे समय तक मूल अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इतने समर्पित भाव से कि संविधान सभा में जब चुनकर आए तो संविधान सभा के सभी लोगों को यह पता था कि सरदार पटेल मूल अधिकारों के कितने बड़े हिमायती है, इसलिए उनको
संविधान सभा में एक बहुत बड़ी समिति थी, मूल अधिकार समिति, कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, उसके अध्यक्ष बनाया गया। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने कहा दुनिया के जिस संविधान में सर्वश्रेष्ठ मूल अधिकार है ना, वो हम फॉलो करेंगे। तो देखा गया कि अमेरिका में सबसे अच्छे संविधान में मूल अधिकार है, तो हमने ये मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए। उसके बाद में यहां पर बात आती है कि संविधान के अंदर शुरुआत में कितने थे और अब कितने मूल अधिकार है। इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली यानी कि मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे। 7 5 6 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब कितने हैं? अब 6 है। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 1978 में। किस संविधान संशोधन में? 44वें में। किस सरकार ने? मोरारजी देसाई की सरकार ने। क्यों हटाया? क्योंकि सरकार को भी संपत्ति की आवश्यकता तो पड़ती है। हाईवे बनाना है, मिलिट्री कैंप बनाना है, तो भी सरकारी उपक्रम लगाने हैं तो उसको प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, और प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक जनता का है, नागरिकों का है। तो नागरिक चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स था। इस समस्या की जड़ थी और इस जड़ को हटा दिया सरकार ने 44वें संशोधन में। अब सरकार किसी की प्रॉपर्टी, किसी का धन दौलत, जमीन जायदाद कभी भी ले सकती है, लेकिन मार्केट की रेट से मुआवजा दिया जाएगा। तो अब वो मूल अधिकार से हटाए तो कानूनी अधिकार जो लीगल राइट्स बन गया था, और वो कहां पर है? अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में वो अब कानूनी अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन सो 8 प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 टाइप फंडामेंटल राइट्स। अब कितने बच गए हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार अब संविधान में शेष बचे हैं। तो शुरुआत में 7 थे, अब 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के अंतर्गत डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो रिमूव करने वाली सरकार मोरारजी देसाई की थी। कारण आपको पता लग ही गया। अब कितने बच गए? अब बच गए टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार, 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 यानी कि समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। देखो, राइट टू इक्वलिटी में प्रावधान जितने भी किए गए हैं वो समाज को समान बनाने की कोशिश करते हैं कि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहिए, और समान बनाने वाले सारे प्रावधान एक जगह इकट्ठे कर दिए। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। 14 से लेकर 18 तक कि कानून में समान होंगे, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, सरकारी नौकरियों में समानता बरती जाएगी, किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी, किसी को उपाधियां देकर हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे एक जगह है, 14 से लेकर 18 तक। आगे इनको हम डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज बारीकी से हम इसको तोड़ेंगे और एक एक चीज आपको खुलकर बताई जाएगी। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। ये सारे के सारे नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, समिति बनाने की आजादी, राजनीतिक दल बनाने की आजादी, सहकारी समितियां बनाने की आजादी, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की आजादी, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो उसको पक्ष रखने की आजादी, गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा। ये सारी आजादियां, ये सारी स्वतंत्रताएं
ऑल आर लिबर्टीज कंटेंट आर्टिकल 19 टू 22। 19 से लेकर 22 तक जो है ये कंप्लीट लिबर्टी है, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण का मतलब होता है व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ करवा लेना। इच्छा नहीं है काम करने की, फिर भी काम करवाया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, कम वेतन देकर ज्यादा काम करवाया जा रहा है। 8 घंटे की क्षमता है, 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा है। दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग का किसी भी लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन प्रतिबंधित है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि कम वेतन में ज्यादा काम नहीं करवा सकता कोई। जेल में कैदियों को काम करने के पैसे मिलते हैं, हालांकि वो कैदी है, फिर भी है तो इंसान ही वो। इस प्रकार से ये सभी लोगों को अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म को मानना, प्रचार करना, धार्मिक नाम से चंदा लेना, दान देना, टैक्स से मुक्ति, धार्मिक शिक्षा लेना, ये सारी चीजें धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 टू 30। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। अल्पसंख्यक भारत में 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि हिंदू कौन, किसे कहते हैं हिंदू। मान लो कि कोई एक बच्चा कहीं मिल गया, नवजात शिशु, और उसके माता पिता, किसी भी भाई बंधु, किसी का पता नहीं है, आपको मिला है सड़क पर किनारे कहीं भी, उसका धर्म क्या होगा? उसका एक धर्म होगा। वो कौन सा धर्म होगा, इसके बारे में भी हम यहां चर्चा करेंगे जब हम धार्मिक स्वतंत्रता, माइनॉरिटीज, ये सब पढ़ेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमने जो बात की है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मूल अधिकारों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या आ रहा है, मुझे पता लग गया। हाँ तो बता ही दो फिर क्या आ रहा है। कि आपने तो बोला था कि मूल अधिकार यहां से लेकर यहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है, और आपने तो हमें बताया 14 से लेकर 32 तक ही, बाकी कहां गए? और इसमें भी एक खा गए आप, 31 बताया ही नहीं क्यों, होशियार बन रहे हो? हाँ देखो मैं बताता हूं, 12 और 13 ये वर्गीकरण से बाहर है। 33, 34, 35 ये वर्गीकरण से बाहर है, और 31 संपत्ति वाला अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, संपत्ति के अधिकार। क्लियर? चलते हैं आगे। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की कुछ खास विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। देखो ये कह रहा है कि देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ, वाइल मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के वे गुरु जी, देखो मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन। अगर किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लग गया, मार्शल लॉ लग गया, तो मूल अधिकारों की अपेक्षा न करें, मूल अधिकार हट जाएंगे जब तक सैनिक शासन है। और सैनिक शासन तब लगता है जब देश सामान्य सरकार नहीं चला पाए, व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित हो जाए कि सामान्य सरकार चला ही नहीं पाए,
और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो फिर मिलिट्री आती है और सिस्टम को अपने अंडर में करती है और शासन मिलिट्री चलाती है। उसे कहते हैं मार्शल लॉ। इस दौरान किसी भी प्रकार के मूल अधिकार की अपेक्षा कोई न करे। यही बात मूल अधिकारों की खास विशेषता में आती है। उसके बाद में देखो यहां पर यह कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इनफोर्सेबल। इनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सीधे ही लागू होते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटरी, अपने आप ही लागू है वो। वाइल ए फ्यू ऑफ देम, जबकि उनमें से कुछ कैन बी इन्फोर्स द बेसिस ऑफ ए लॉ मेड ए लॉ बेसिस ऑफ ए लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट देम। इफेक्ट देम, उसको प्रभावी बनाया जाता है। देखो ये कह रहा है कि इसमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो अपने आप ही लागू है। जैसे अपने आप लागू है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन और लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। वो सीधे के सीधे लागू है। लेकिन अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, इसको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाकर इसको लागू किया जाता है। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनके लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। ये तो बात कह रहा है कि फ्यू ऑफ देम, इनमें से कुछ ऐसे हैं कैन बी इन्फोर्स्ड, किया जा सकता है बेसिस ऑफ लॉ, कानून के आधार पर, फॉर गिविंग इफेक्ट देम, उनको प्रभावशाली बनाने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है। तो दोनों टाइप के मूल अधिकार हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। अगेंस्ट मतलब खिलाफ है, किसके? स्टेट के। स्टेट के क्यों? आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानी, एक्शन का मतलब होता है कार्य। इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो राज्य के मनमाने कार्यों के ऊपर रोक लगाते हैं। जैसे आपने आंदोलन किया और सरकार ने बोला, पुलिस को बोला कि इनको खदेड़ दीजिए, गोलियां चलाई इनके ऊपर, भगाइए इनको यहां से। यह सरकार का मनमाना तरीका है। दैट इज इट्स कॉल्ड आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। सरकार के आर्बिट्री एक्शन, इसके ऊपर रोक लगाते हैं मूल अधिकार, हमारी बोलने की आजादी, अनुच्छेद 19। तो सरकार मनमाना तरीका जनता के ऊपर नहीं अख्तियार कर सकती। तो ये कह रहा है मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। अगेंस्ट लोग खिलाफ, ये राज्य के खिलाफ है, ये सरकार के खिलाफ है, जनता के फेवर में, सरकार की उन मनमानी नीतियों के खिलाफ है। एक्शन कौन लेगा? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। Which a few exception like those against the state's action and against the action of private individual। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के भी खिलाफ है, कुछ निजी लोगों के खिलाफ है। देखो कुछ ऐसे हैं जो निजी लोगों के खिलाफ है, कुछ ऐसे हैं सरकार के खिलाफ। जैसे छुआछूत का अंत। छुआछूत कौन करता है? प्राइवेट लोग, कोई भी कर सकता है। किसी जाति के आधार पर अगर भेदभाव किया तो ये किसी निजी लोग ने किया, मैंने किया, आपने किया, उसने किया, तो उनके खिलाफ है ये। तो कुछ लोगों के खिलाफ है और कुछ सरकार के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ है। इसलिए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव नेचर्स। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, ये खिलाफ है। और खिलाफ होने के पीछे एक ही कारण है, जनता के हितों की रक्षा, आम पब्लिक के हितों की रक्षा। उसके बाद में यहां पर आ रहा है कि सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर दैट इज प्लेस इमिटेशंस ऑन द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट। वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ है, नेगेटिव प्रवृत्ति के है, नकारात्मक है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है, सरकार को रोकना है, तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति कहलाती है।
दे आर जस्टिसेबल अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। ये कह रहा है कि दे आर जस्टिसेबल, ये क्या है, न्याय योग्य है, जस्टिसेबल वाद योग्य है, अलाउइंग यानी कि परमिशन देते हैं, पर्सन्स टू मूव कोर्ट यानी कि अदालत में जाने के लिए अलाउ करता है, फॉर इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना, एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, अगर इनका किसी भी स्तर पर हनन होता है, अगर इनका किसी भी स्तर पर हनन होता है तो ये नागरिकों को कोर्ट जाने का परमिशन देता है, अलाउ करता है। कोर्ट में हम जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ। दे आर दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी गारंटी ली गई है। हेंस द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एग्रीव्ड पीड़ित, एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित। मूल अधिकार नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है कि आप मूल अधिकारों को लागू करेंगे, गारंटी के साथ उपलब्ध करवाएंगे। और जो पीड़ित व्यक्ति है, एग्रीव्ड व्यक्ति है, जिसके अधिकार का हनन हुआ है, वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र, वो इतने पवित्र नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र, इतने पवित्र नहीं है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, मतलब पवित्र को यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं एब्सोल्यूट, कंप्लीट, पूर्ण, सब कुछ वही है। क्योंकि कुछ लोग इस पवित्रता को अपवित्रता में ले जाएंगे, नहीं तो ये कह रहा है नॉट सैक्रोसेंट, ये सब कुछ नहीं है, परमानेंट नहीं है। दे पार्लियामेंट कैन करटेल, पार्लियामेंट कैन करटेल, करटेल का मतलब होता है कमी करना, और रिपील, करटेल और रिपील देम, सुधार करना, हटाना, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डिनरी एक्ट। ये बात आपको समझ में नहीं आई, लेकिन अब आ जाएगी। ये कह रहा है कि मूल अधिकार इतने पवित्र नहीं है कि हमेशा रहे, इनमें समय और परिस्थिति के अनुसार प्रतिबंध लग सकता है, कमी की जा सकती है, इनमें रोक लगाई जा सकती है, चेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा? लेकिन चेंज जो किया जाएगा वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ही करेगी। देखो, दो प्रकार के एक्ट होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। एक संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया विधि और एक साधारण अधिनियम, साधारण विधेयक के द्वारा बनाया गया विधि। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पास होता है पार्लियामेंट में, और संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पास होता है पार्लियामेंट में। तो मूल अधिकारों का कोई भी परिवर्तन आप साधारण विधि से नहीं कर सकते, विशेष बहुमत से ही कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए आपको अमेंडमेंट कौन सा लाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान संशोधन विधि। नॉट एन ऑर्डिनरी एक्ट, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, साधारण कानून के तहत इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे साधारण कानून के तहत आप किसी की भूमि को ले सकते हो, एक साधारण कानून बनाया, राष्ट्रपति से साइन करवाए, ये लो भूमि का अधिग्रहण कर लिया, बोला हाईवे निकलेगा, पूरी जमीन हमारी। ये तो ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों में ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर ऐसे किया तो न्यायपालिका वहीं कान मरोड़ देगी तुम्हारा। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि सरकार का टाइम से टाइम जरूरत पड़ने पर कान मरोड़ती रहे, नहीं तो सरकार इनको
हटा के गायब कर देगी। ये कह रहा है कि दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट देयर गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। समझ आया? अब याद आएगा। जब देश संकट में होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है 2 अनुच्छेदों को छोड़कर, 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 पार्ट 18 संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस है। तो एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड, हाँ 20 और 21 संवेदनशील अनुच्छेद 2। 20 में लिखा है किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है कोर्ट में, और 21 में लिखा है जीवन जीने की आजादी, जिंदा रहने का अधिकार। तो ये मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये हमेशा जिंदे रहते हैं। लेकिन मार्शल लॉ के दौरान तो सारे हट जाते हैं, सैन्य शासन के दौरान। अब यहां पर देखिए, सेना, मिलिट्री फोर्सेज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, इन सब के मूल अधिकार हटाए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। कैसे? देयर एप्लीकेशन टू मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज कैन बी restricted और abrogated by the parliament। रेस्ट्रिक्टेड या एब्रोगेटेड का मतलब हटा देना, रोक लगा देना। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट चाहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस में डिसिप्लिन उम्दा लेवल का होना चाहिए, हाई किस्म का, हाई लेवल का। अगर एक तरफ डिसिप्लिन, अनुशासन, और एक तरफ मूल अधिकार, दोनों में होता है टकराव, दोनों में होती है भिड़ंत, तो जीत किसकी होगी? टकराव हो गया क्या? जीत किसकी होगी? मूल अधिकारों की, अनुशासन की? सिक्योरिटी फोर्सेज में अनुशासन की जीत होगी। तो ये कह रहा है कि जहां जहां अनुशासन से मूल अधिकार टकराते हैं उन मूल अधिकारों को साइड लगा दो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डिसिप्लिन पहली प्राथमिकता है। जी हां, वर्दी पहनने के बाद तिलक लगाने से भी मना किया जा सकता है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि देखो ये तो मेरे धर्म का अधिकार है, अनुच्छेद 25। हां, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन वर्दी पहनने के बाद में नहीं। अगर सेविंग करना है तो डेली सेविंग करना ही है। आप ये नहीं कह सकते देखो श्रावण मास चल रहा है, भोले बाबा के मैं तो जल चढ़ाता हूं 1 महीने तक, और 1 महीने तक मैं किसी प्रकार के बाल नहीं काटता, सेविंग नहीं करता। इधर आना तो इधर आना, नहीं करता है, ये लो नोटिस और इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट्स है। तो क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सब के ऊपर प्रतिबंध है मूल अधिकारों का, लगाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर। आपने कभी देखा? देखो सेना भी आंदोलन कर रही है, हमारी मांगे पूरी करो, हाय 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 हाय, मोदी तेरी हाय हाय। कभी सेना को देखा है? कभी पुलिस को देखा है? कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखा है?
बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, एसएसबी को, आईटीबीपी को कभी देखा है कि आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अनुशासन पहली प्राथमिकता है। तो कानून बनाने वाले कानून नहीं तोड़ सकते, कानून की रक्षा करने वाले कानून नहीं तोड़ सकते। सिंपल है एकदम। ये कह रहा है कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली द सिटीजन्स, कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। while other are available all persons, कुछ ऐसे हैं जो भारत की भूमि पर सभी लोगों के लिए, फॉर फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स लाइक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज। देखो, भारत में कौन रहता है? भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक वो जो भारत के हैं, एक वो जो विदेशी है। विदेशी भारत में क्यों रहता है? या तो पढ़ने लिखने के लिए आया है, या जॉब के लिए आया है, या व्यापार के लिए आया है, कुछ न कुछ भारत में वो कमाने के लिए आया है। तो कुछ अधिकार उनके भी हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के। उनका इस्तेमाल करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तभी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अनुच्छेद 16 में लिखा है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर। सरकारी नौकरी में क्या अवसर? समान अवसर। तो सरकारी नौकरी भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। अमेरिका वाले यहां पर आकर नहीं लगेंगे। या अनुच्छेद 19 देखो, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी केवल भारत के नागरिकों के लिए है। विचार और अभिव्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आकर बोलेगा कि यहां पर जापान वाला हमारी मांगे पूरी करो, मोदी तेरी हाय हाय, कभी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए। यही तो बात कह रहा है ये कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए, while other are available all persons, whether citizens, foreigners, legal persons like corporations and companies। कंपनीज भी अपने आप में एक पर्सन होता है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उसके बाद में एक लास्ट बात और करेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम विराम देंगे और फिर बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको देखो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। दे आर नॉट एब्सोल्यूट क्या नहीं है? ये निरपेक्ष नहीं है। बट क्वालिफाइड द स्टेट कैन बी इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल, यहां पर देखो, रीजनेबल, युक्ति युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। ये मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इनके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। बोलने की आजादी है 19 में, लेकिन कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्यों? इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में है और कितना है, यह आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप देश के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ, किसी की मानहानि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की अवमानना, इन सब के खिलाफ अगर बोलोगे तो आपके मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ये तो कह रहा है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। द स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। स्टेट का मतलब है देश, भारत। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लिख सकता है कि यहां पर यह मूल अधिकार नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो फिर जो है हमारे आदेश के अंतर्गत ही चलेगा। चलिए, तो ये हमने मूल अधिकारों की खास खास विशेषता पढ़ी थी, और नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 और बाकी के अनुच्छेद वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे। हमने मूल अधिकारों का एक मोटी मोटी विशेषता और इंट्रोडक्शन हमने किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, और हर एक एक चीज को हम समझेंगे। मजाल है कि इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन समझने का प्रयास करना है
और अच्छे से प्रयास करना है और हमेशा ध्यान रखना है कि आज जो चीज आपको बोर कर रही है, परेशान कर रही है, वो आपको सुकून देने वाली है। आज आपको कोई सुकून दे रहा है तो कल वो आपको कष्ट देगा। इसलिए पढ़ाई अगर आपको कष्ट दे रही है तो पढ़ाई ही आपको सुकून देगी। कभी घबराना नहीं है, कभी नेगेटिविटी नहीं रखना है दिमाग में, अच्छा सोचना है और अच्छे विचार रखना है, अच्छी संगति में रहना है। अपने स्टडी रूम का एनवायरनमेंट एकदम अच्छा बना के रखना है। ऐसा लगना चाहिए जैसे एक कलेक्टर का ऑफिस हो। आपका स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए कि एंट्री करते ही आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक स्टिमुलस जागृत हो कि अब यहां पर पढ़ना ही है, और रूम आपको पढ़ा देगा। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इन्वायरमेंट खराब तो पढ़ाई चौपट। इसलिए आप जहां भी रहते हो इन्वायरमेंट अच्छा रखें, और इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे तो वो इन्वायरमेंट जो है ना, वो आपको कामयाब बना देगा। तो आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, अच्छी संगति में रहें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छे विचार ग्रहण करें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल। जय हिंद।